नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेरगा चौधरी और स्वागत है आपका लाख टके की बात में। और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं काशी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। और आज की जो बड़ी खबरें हैं उनमें एक खबर कि लगातार मुख्तार पर बुलडोजर यूपी सरकार का जारी है। तो 9 बजे की बड़ी खबरों में सबसे पहले हम यहां पर बताएंगे आपको कि पेपर आउट होने के बाद टली है टीटी परीक्षा, नई तारीख भी आ गई है। बिल्कुल, तो टेट की नई परीक्षा सामने आ चुकी है और वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर रहेंगे और यहां पर 2500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वाराणसी के लोगों को वो देने वाले हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज सोनभद्र को करीब 550 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है और माफिया पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात होगी। लखनऊ से इस वक्त सबसे बड़ी जो खबर, उस पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश आ चुके हैं। हिंदू धर्म और हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन बोको हरम और आईएसआईएस से करने पर एफआईआर दर्ज होगी। सलमान खुर्शीद पर यह एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। किताब के पेज नंबर 113 पर विवादित तुलना की थी और यही आरोप उन पर लगाया गया है कि उन्होंने आतंकवाद से तुलना हिंदुत्व की। एक इंटरव्यू में हिंदुत्व की तुलना जानवर और हैवान से करने का आरोप भी उनके ऊपर है। एसीजेएम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का अब आदेश दे दिया है। 3 दिन में एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट की जो कॉपी है वो भी कोर्ट में भेजने का आदेश है। तो सलमान खुर्शीद पर एफआईआर के आदेश हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीएम मोदी वाराणसी के दौरे की बात करते हैं। काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के बाद पीएम मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने वाले हैं। पीएम करखियाओं गांव के मंच से पनास डेयरी के साथ किसानों को 4 बड़ी सौगात देंगे। करीब 2.25 लाख किसानों के खाते में मंच से ही बोनस की रकम भी वो भेजने वाले हैं। दिसंबर के दूसरे वाराणसी दौरे पर है प्रधानमंत्री और इस दौरान 2100 करोड़ की 25 योजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस तैयारी का निरीक्षण किया। आपको बता दें ये पहला मौका होगा जब कृषि कानून की वापसी के बाद पीएम अपने संसदीय क्षेत्र के किसानों से संवाद करने वाले हैं। और वाराणसी से हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि से जानेंगे कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। रवि, इस वक्त कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में बताएं। कल प्रधानमंत्री कितने बजे पहुंचने वाले हैं और किस तरह से उनका पूरा शेड्यूल रहने वाला है? जी देखिए, 13 दिसंबर को विश्वनाथ धाम के शुभारंभ के बाद 10 दिन के अंतराल में पीएम मोदी दोबारा कल दोपहर के बाद यहां पर आ रहे हैं और करखिया गांव में वो एक रैली को संवाद करेंगे जिसमें किसान भी ज़्यादा संख्या में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपने किसानों की बात की है, तो कल 475 करोड़ रुपए का एक डेयरी प्लांट यहां पे लगने जा रहा है जो वाराणसी समेत 6 जिलों के किसानों को सीधे आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। 10,000 किसान जो हैं वो इससे सीधे जुड़ेंगे और एक अपने आप में जो मतलब पशुपालकों के जो किसान हैं जो उनको काफ़ी इंतजार था इसका, वो उनका सपना पूरा होने जा रहा है और एक वरदान साबित होगा ये 6 जिलों के किसानों के लिए, क्योंकि जो प्लांट डेयरी जो लग रहा है उससे 5 लाख के अधिक की क्षमता के जो दूध है उसका उत्पादन होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। काशी के जो पशुपालक है उसको इसका बहुत ज्यादा इंतजार था और कल पीएम मोदी इसका पूरा जो सपना है वो पूरा करने जा रहे हैं इनका। बिल्कुल, और ये भी कहा जा सकता है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। रवि जी बिल्कुल, पीएम मोदी जब भी आते हैं और काशी के लिए सौगात हमेशा एक बड़े रूप में लेके आते हैं। वाराणसी में सिर्फ यही सौगात नहीं, इसके साथ ही एक बार फिर से लगभग 1200 करोड़ रुपए का जो विकास है उसका उद्घाटन कल पीएम मोदी करेंगे, जिसमें मल्टीपर्पज पार्किंग है, तालाब है, वार्डों के सुंदरीकरण है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो चीजें हैं वो है। तो एक बार फिर से पीएम मोदी कल आ रहे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 2100 करोड़ रुपए का सौगात दे रहे। सौगात से शहर से लेकर के जो ग्रामीण इलाके हैं उनको खाता लाभ पहुंचने वाला है। लेकिन जाहिर सी बात है, पूर्वांचल बहुत मायने रखता है प्रधानमंत्री का। ये अपना संसदीय क्षेत्र है और इसी के साथ ही यूपी इलेक्शन के नजरिए से देखें, मद्देनजर देखें तो बहुत ही अहम हिस्सा है पूर्वांचल का ये।
धन्यवाद आपका रवि। और कल पूरे दिन न्यूज 18 पर इसकी कवरेज रहेगी। प्रधानमंत्री के दौरे की कवरेज, मेगा कवरेज आप न्यूज 18 पर देखेंगे। और उससे पहले जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज जिले पहुंचे और वहां पर 513 करोड़ रुपए की सौगात उन्होंने दी। 250 करोड़ की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास और 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया उन्होंने। और इस दौरान सीएम ने किसानों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद की सरकारों ने सोनभद्र के लोगों को विकास से दूर रखा, लेकिन अब बीजेपी सरकार विकास कर रही है। जन विश्वास यात्रा बीजेपी चौथा दिन, और चौथे दिन जहां जहां भी यात्रा पहुंची वहां पर फूलों से स्वागत यात्रा का हुआ। और सोनभद्र की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस यात्रा में शामिल हुए और यहां पर उन्होंने 50 योजनाओं का लोकार्पण किया और कई का शिलान्यास भी किया। जन विश्वास यात्रा आपके सोनभद्र में आई है और साथ में मेडिकल कॉलेज की सौगात भी आपके लिए लेकर के आई है। सोनभद्र जिला पूरे प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आपूर्ति करता था। वह सोनभद्र जिला स्वयं अंधेरे में 2017 के पहले रहता था। आज तो यहां पर बिजली भी दिया जा रहा है और हर घर नल योजना के माध्यम से गांव-गांव में पेयजल की स्कीम भी आपके जनपद को उपलब्ध कराई जा रही है। तो चलिए अब बात यहां पर करेंगे। दिल्ली में यूपी बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई जिसमें संकल्प पत्र को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद सांसद बृजलाल ने बताया कि पार्टी के घोषणा पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। किसान, युवा, महिलाएं पार्टी की प्राथमिकता होंगी। संकल्प पत्र में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा, ये बात भी बीजेपी की तरफ से कही गई। पहले भी जो बिंदु दिए गए थे उन सभी बिंदुओं पर हमने विस्तार में बात किया, क्या रखना है। लेकिन जो हमारा मैनिफेस्टो है इसमें, इस मैनिफेस्टो में हमारा ये होगा, प्रत्येक वर्ग का, किसान हमारी प्राथमिकता है, महिलाएं प्राथमिकता है, युवा हमारे प्राथमिकता है, खेल कूद हमारी प्राथमिकता है, स्टूडेंट हमारी प्राथमिकता है, खिलाड़ी हमारे प्राथमिकता है। ये तमाम हर वर्ग को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और जो भी हमारा मैनिफेस्टो होगा वो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो होगा वो वास्तविक होगा। और इधर आज बुंदेलखंड क्षेत्र के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना स्वीकृत किए जाने पर आभार जताया। सांसद विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में सांसदों ने पीएम से मुलाकात की और उनका धन्यवाद भी किया है। पीएम से मिलने वालों में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक, प्रहलाद पटेल, सांसद गणेश सिंह, रमाकांत भार्गव, संध्या राय, केपी यादव, राज बहादुर सिंह, झांसी सांसद अनुराग शर्मा, हमीरपुर सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह शामिल रहे। और अब बात उस खबर की करेंगे जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई, यानी कि हरीश रावत की बात करेंगे। हरीश रावत कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। आपको ये भी बताते चले कि हरीश रावत कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। हरीश रावत पार्टी से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं और इसी नाराजगी में हरीश रावत पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। हरीश रावत देवेंद्र यादव से नाराज हैं और इसी को लेकर हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखी। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हरीश रावत इतने ज्यादा नाराज हैं कि कांग्रेस का दामन तक छोड़ सकते हैं। हालांकि इसी बीच कहा गया है कि हरीश रावत से मुलाकात भी करेंगे संगठन के लोग। राजनीति से संन्यास लेंगे, इस तरह की खबरें चल रही है। राजनीति से संन्यास का मूड है क्या आपका? अभी तो ग्रस्त हूँ। नहीं, पर इस तरह खबरें कि हरीश रावत संन्यास ले सकते हैं। मैंने कहा अभी तो ग्रस्त हूँ, गिरहस्थ हूँ। अभी संन्यास का कोई मूड नहीं है। मैंने कहा अभी तो गिरहस्थ हूँ। सर, आपकी ट्वीट की बड़ी चर्चा, आज दिन भर चर्चा है, हरीश रावत कुछ क्यों नहीं बोल रहे? जब बोलना होगा तो सबसे पहले आपको याद करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हरीश रावत कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है
ना अपने संन्यास की बात। उन्होंने कहा कि अभी मैं गृहस्थ हूँ, यानी संन्यास लेने का फिलहाल मेरा अभी कोई मूड नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस ट्वीट को लेकर पूरा ये विवाद पनपा है, उस पर हरीश रावत अभी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं कर रहे। दीपक उपाध्याय, दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो अगर संन्यास नहीं ले रहे हैं, गृहस्थ हैं, तो आगे की क्या रणनीति होगी? हर जवाब पर कई सवाल उठ जाएंगे और यही वजह है कि हरीश रावत ने ज्यादा कुछ कहने से बचते वो नजर आए और कहा कि जब भी कुछ कहना होगा तो सबसे पहले न्यूज़ 18 को ही याद करेंगे। हरीश रावत पर देवेंद्र यादव ने भी सफाई दी है और उन्होंने कहा कि अभी तक हरीश रावत से कोई बात नहीं हुई है, जब बात करूंगा तो बताऊंगा। हरीश रावत जी हमारे सीनियर नेता हैं और उनके कोई बात होगी तो मैं चर्चा करूंगा। अभी तक मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। मैं संपर्क करूंगा, उनसे जानूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो हम बात करेंगे। क्या है सर जो उनका इसके ज्यादा और क्या बताऊं? ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी जो संसद में पार्टी छोड़ सकते हैं। सीनियर नेता है, बात करेंगे, उसके पश्चात आपको कुछ। तो उत्तराखंड कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच हरीश रावत के बेटे और प्रदेश कांग्रेस महासचिव आनंद रावत ने भी सोशल मीडिया के सहारे पार्टी नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। आनंद रावत ने आरोप लगाया है कि पार्टी के कई नेता बागियों के सहारे कांग्रेस में अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। आनंद रावत ने फेसबुक पोस्ट की और रावत जी ने पंजाब में कैप्टन जैसे धाकड़ खिलाड़ी को चित कर पंजाब कांग्रेस को नई संजीवनी दी। उत्तराखंड में कांग्रेस की जमीनी कार्यकर्ताओं की सरकार बनाने के लिए ये दांव है, वरना कुछ हवाई लोग बागियों को लाकर अपनी जमीन बनाना चाह रहे हैं। तो ये आनंद रावत की ओर से ट्वीट, जिसमें उन्होंने ये बात लिखी कि पंजाब में कैप्टन जैसे जो धाकड़ खिलाड़ी हैं उनको चितकर पंजाब कांग्रेस को नई संजीवनी देने का काम किया उन्होंने। और उत्तराखंड में कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं की सरकार बनाने के लिए दांव है, वरना कुछ हवाई लोग बागियों को कांग्रेस में लाकर अपनी जमीन बनाना चाहते हैं। महासचिव उत्तराखंड कांग्रेस आनंद रावत, उन्होंने ये ट्वीट किया है। और इधर एक बार फिर बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने एक कड़ी कार्रवाई की और गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने 10 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। तो वहीं आपको बता दें कि गाजीपुर शहर के महुआ बाग इलाके में मुख्तार अंसारी की मार्केट कुर्क है और ये संपत्ति अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और बेटे अब्बास अंसारी के नाम पर है। शहर के बीचों बीच 17 दुकानें और इन पर हुई है कार्रवाई। तो वहीं अगर बात करते हैं मऊ जिले की, तो मऊ जिले में भी माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी राम अवध सिंह की लाखों की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। ग्राम समाज की जमीन को राम अवध सिंह ने अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे, जिस पर जिलाधिकारी के आदेश के बाद क्षतिपूर्ति वसूली करने का आदेश दिया गया। सराय इलाके में डुमरा गांव में मुख्तार अंसारी के सहयोगी राम अवध सिंह की करीब 13,60,000 रुपए की ये संपत्ति कुर्क की गई। इनकी कुछ संपत्तियों की कुर्क और नीलामी हो रही है, जिनकी आरसी कटी हुई थी और कई बार चेतावनी देने के बावजूद इन्होंने अपनी भुगतान नहीं किया था और सबसे बड़े बकायेदार भी नहीं है। उसी संदर्भ में कार्रवाई। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।